अध्याय 8 यूनिट 8 16 महाजनपद एवं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के इस्तेमाल से कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया तथा कृषि के विकास से कबायली जीवन का स्थान स्थायी निवास की जीवन शैली ने ले लिया। इससे क्षत्रिय भावना जागृत होने लगी तथा आर्यों के जनपदों एवं महाजनपदों में परिवर्तन होने लगे एवं गंगा घाटी क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। नोट: प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता के समय माना जाता है। जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन होता था वो कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता के समय। इसके बाद सेकंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ गंगा घाटी में छठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें लोहे के प्रयोग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है। उत्तरी काले चमकीले मृदवान, नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW द्वितीय नगरीकरण की ही विशेषता है। तो जो आपका NBPW है वो कौन से नगरीकरण की विशेषता है? द्वितीय नगरीकरण की विशेषता। ठीक है। और आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के जिसको कहते हैं, वो भी है जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व शुरू हुए और महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर 16 महाजनपदों का निर्माण हो चुका था। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। दोनों ग्रंथों से प्राप्त सूचियां अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स और वज्जी नाम समान है। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, लेकिन इसमें गांधार और कंबोज के स्थान पर क्रमशः शिवी और दर्शन का उल्लेख है। 16 महाजनपदों में 14 राजनीतात्मक थे, 2 गणतंत्रात्मक थे। गणतंत्र कौन थे ये याद रखो। गणतंत्र आपका एक तो वज्जी था और एक मल्ल था। वज्जी और मल्ल दोनों गणतंत्र थे। और 16 में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित। 10 कहाँ थे? गंगा घाटी में स्थित थे। अश्मक है, अवंती है, गंधार है, कंबोज है, छेदी है, मत्स्य है। गंगा घाटी में थे ये, गंगा घाटी में नहीं थे ये। ठीक। अश्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, छेदी और मत्स्य ये गंगा घाटी में नहीं थे। इन 4 महाजनपद इसमें 4 महाजनपद अधिक शक्तिशाली थे। इनमें राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली गई। ये है मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ये महाशक्तिशाली थे। मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ठीक है। इसमें राजनीतात्मक शासन प्रणाली थी। कैसी थी? राजतंत्रात्मक। और कौशल, अवंती और पांचाल दो राजधानी थी इनकी। वज्जी एवं मल्ल को छोड़कर सभी में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ठीक है। वज्जी और मल्ल को छोड़कर सभी में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की। तो ये देखें, इनकी 2 राजधानी थी। वज्जी और मल्ल को छोड़कर सभी में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। किसको? वज्जी और मल्ल को छोड़कर सभी में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ये दोनों गणतंत्र थे, क्योंकि महाजनपद काल में ऋग्वैदिक आर्यों की 2 राजनीतिक संस्थाओं सभा और समिति का ह्रास होना शुरू हो गया। मतलब इस महाजनपद काल में ऋग्वैदिक आर्यों की जो 2 राजनीतिक संस्थाएं थी, सभा और समिति, उनका ह्रास होना शुरू हो गया था, क्योंकि ये जनजातीय सभाएं वृद्ध भूभागीय राज्यों के संगठन में ढांचे में उपयुक्त रूप से समायोजित नहीं हो सकी। और 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। कौन सा? मगध सबसे शक्तिशाली था 16 महाजनपदों में। उसके बाद अंगुत्तर निकाय में दिए गए 16 महाजनपद। काशी वाराणसी में, वहां पे वाराणसी में। कौशल उत्तरी कौशल श्रावस्ती, दक्षिण कौशल कुशावती, अंग चंपा में। ठीक है। और मगध की राजधानी क्या है? मगध की राजधानी गिरिव्रज और राजगृह। ठीक है। ये पिछली बार नदी का पूछा गया था कि कौन सा महाजनपद किस नदी के किनारे, तो इस बार हो सकता है आप उसे राजधानी पूछ ले। ठीक है। मगध गिरिव्रज या राजगृह में। वत्स कौशाम्बी में। वज्जी वैशाली और मिथिला में। वैशाली एवं मिथिला में। मल्ल कुशीनारा एवं पावा में। कहाँ पे? कुशीनारा एवं पावा में। अवंती कहाँ पे है? उत्तरी अवंती और उज्जैनी। दक्षिणी अवंती महिष्मती। अवंती के 2 गांव थे, एक उत्तरी अवंती उसकी तो राजधानी थी उज्जैनी, एक दक्षिणी अवंती थी उसकी राजधानी थी महिष्मती। छेदी स्वतिवती या सुप्तमती जिसकी राजधानी थी। अश्मक की राजधानी क्या थी? पोटन या पोटली। की कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर की। क्या थी? इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर। पांचाल उत्तरी पांचाल की अहिछत्रपुर और दक्षिणी पांचाल की कपिली थी। मत्स्य की क्या थी? विराट नगर या बैराट। सूरसेन की क्या थी? सूरसेन की मथुरा थी। ठीक है। गांधार की क्या थी? तक्षशिला। कंबोज की क्या थी? हाटक एवं राजपुर थी। हाटक अथवा राजपुर। ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। काशी वाराणसी। कौशल उत्तरी कौशल और दक्षिण कौशल 2 भागों में बताता है इसमें। उत्तरी की श्रावस्ती थी और दक्षिणी की कुशावती। ठीक है। अंग की चंपा थी। मगध की गिरिव्रज या राजगृह थी। तो राजगृह या गिरिव्रज थी मगध की थी। वत्स थी क्या थी? कौशाम्बी। वत्स की कौशाम्बी थी। वज्जी की क्या थी? वैशाली और मिथिला थी। मल्ल की क्या थी? कुशीनारा एवं पावा। किसकी? मल्ल की।
और वैशाली और मिथिला किसकी है, वज्जी की है। ठीक है। और अवंती जो इसमें दो भागों में बटे थी, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की माहिष्मती थी। छेदी सौतेवती या सुप्तमती। अशोक की पोटन पोटली। कुरु की इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर, इसकी थी कुरु की। पांचाल के उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी थी अहिच्छत्रपुर और दक्षिणी पांचाल की कंपिले थी। ठीक है। मत्स्य की क्या थी, विराट नगर या बैराटचपुर। और यह आपका सूरसेन की मथुरा थी। ठीक है। गांधार की क्या थी, तक्षशिला की। कंबोज की क्या थी, हाटक। हाटक यह राजपूत थी। ठीक है। काशी की देख रहे थे, काशी वर्तमान वाराणसी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र काशी महाजनपद था। और मगध के उत्कर्ष से पूर्व काशी सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था और इसकी राजधानी वाराणसी वरुणा और 80 नदियों के संगम पर स्थित थी। कौन सी, वरुणा और 80। तो ये क्या बना, वाराणसी। वरुणा और 80 से क्या बना, वाराणसी बन गया। तो ये दो नदियां की राजधानी वरुणा और 80 नदी के संगम पर स्थित थी। जब ये दोनों नदियां मिलती थी संगम पर तो वहां पे इनकी स्थिति थी। ठीक है। और इसी आधार पर इसका नाम है वो वाराणसी पड़ा है। और ब्रह्मदत्त यहाँ शक्तिशाली शासक हुआ था। ब्रह्मदत्त यहाँ का शक्तिशाली शासक था। कौशल के राजा कंस ने लंबे संघर्ष के बाद काशी को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया और अंततः अजातशत्रु ने काशी का मगध में विलय किया। किसने, अजातशत्रु ने। किसमें विलय किया था, मगध में विलय किया था। किसका, काशी का। और अथर्ववेद में सर्वप्रथम काशी का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। और काशी को अविमुक्त क्षत्र अभिधान पाते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्र काशी में तैयार होते थे और काशी सूती और रेशमी वस्त्रों और घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। सूती और रेशमी वस्त्र और घोड़ों के व्यापार के लिए कौन सा प्रसिद्ध था, काशी। कौशल वर्तमान फैजाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र कौशल था और उत्तरी कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। और रामायण काल में कौशल की राजधानी अयोध्या साकेत थी। क्या थी, अयोध्या या साकेत थी। और बाद में अजातशत्रु ने कौशल को मगध में मिला लिया। किसने, अजातशत्रु ने। किसको मिलाया, कौशल को। किसमें, मगध में मिलाया था। ठीक है। श्रावस्ती की पहचान आधुनिक महेत से जैतवन विहार के अवशेषों की पहचान सहित से की जाती है और इन्हीं को सम्मिलित रूप से सहित महेत कहा जाता है। श्रावस्ती के खंडर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के सहित महेत गांव में मिलते हैं। और सरयू नदी कौशल राज्य को दो भागों में बांटती है। सरयू नदी कौशल राज्य को दो भागों में बांटती है। जो कौशल किसके किनारे है, सरयू नदी के किनारे। कौशल किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है कौशल। ठीक है। और प्रसेनजीत, ये पूछा गया था 2025 में कि कौशल किस नदी के किनारे है, सरयू के किनारे। मैच करने वाला था, मैचिंग वाला। ठीक है। और प्रसेनजीत 5 राजाओं के गुट का स्वामी था। प्रसेनजीत 5 राजाओं के गुट का स्वामी था। ठीक है। और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन राजा था। प्रसेनजीत इसके समकालीन, बुद्ध के समकालीन राजा थे। और खेम्बा ने प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म में दीक्षित बनाया था। ठीक है। खेम्बा ने प्रसेनजीत को किसमें, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। और बुद्ध एवं प्रसेनजीत की भेंट का वर्णन किसमें, भरूच स्तूप पर अंकित है। बुद्ध एवं प्रसेनजीत की भेंट का वर्णन भरूच स्तूप, इस पर भरूच स्तूप पर अंकित है। और मध्यम निकाय के वर्णनानुसार प्रसेनजीत ने बुद्ध के बारे में कहा कि भगवपी कौशल को अहम भी कौशल को या सेठ को भगवपी श्रीवान की बुद्ध कौशल भी असिज्ञ है और मैं भी कौशल का हूँ। बुद्ध भी कौशल के हैं, मैं भी कौशल का हूँ। बुद्ध भी 80 के और मैं भी 80 साल का हूँ। ये किसने कहा था, प्रसेनजीत ने कहा था। ठीक है। और प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह मगध नरेश अजातशत्रु के साथ किया और काशी का प्रदेश दहेज के रूप में दिया था। और कौशल का प्रसेनजीत कपिल वस्तु के शाक्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था, परंतु शाक्य अपनी कन्या का विवाह उसके साथ नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने राजकुमारी के बदले दासी, जिसका नाम क्या था, वासव खतिया या मल्लिका था, उसका विवाह प्रसेनजीत से करवा दिया। और मल्लिका से विरुदक पैदा हुआ, जिसने अपने कुल के अपमान का बदला लिया। और प्रसेनजीत की रानी मल्लिका भी बुद्ध की शिष्य थी। और प्रसेनजीत के पुत्र विदुदब ने मंत्री दिग्चारण के साथ षड्यंत्र रचकर प्रसेनजीत को अपदस्थ कर दिया। और संयुक्त निकाय के अनुसार विदुदब ने कपिल वस्तु के साक्यों पर आक्रमण कर नरसंहार किया और वापसी में विदुदब अपनी संपूर्ण सेना सहित अक्षीरावती ताप्ती नदी की बाढ़ में नष्ट हो गया। ठीक है। अंग वर्तमान भागलपुर, बिहार और मुंगेर जिले के बिहार जिले में अंग थे, अंग में रहे। ठीक है। ये भागलपुर और मुंगेर दोनों अंग में के अंग महाजनपद बन। ठीक है। और अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने बद्दिय को पराजित किया, किंतु अंततः बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। इसकी राजधानी क्या थी, चंपा की गणना बुद्धकालीन 6 बड़े नगरों में से यही है, जिसका निर्माण योजना वास्तुकार महागोविंद ने
बनाई थी। और चंपा को पुराणों में मालिनी कहा गया है। क्या? मालिनी कहा गया। और चंपा नदी, चंपा रिवर अंग एवं मगध के बीच सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, कौन सी? चंपा रिवर। तो अंग और मगध किस पर? चंपा नदी के किनारे। ठीक है, मगध वर्तमान पटना और गया जिले में, और मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। और इसने इसने बाद में अन्य जनपदों का विलय कर दिया। अंग एवं मगध का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो कहाँ पे? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद एवं पंचशील ब्राह्मण में यहाँ के निवासियों को व्रात्य कहा गया। क्या? व्रात्य। और वत्स 500 वर्तमान इलाहाबाद के बांदा जिले में वत्स आता है। और गौतम बुद्ध का समकालीन वत्स का राजा पौरव वंश का उदयन था। कौन था? उदयन। और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोल ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। और छंद प्रज्योत की पुत्री वासव दत्ता का विवाह उदयन के साथ हुआ था। और इसी कहानी को आधार बनाकर भास ने क्या लिखी थी? स्वपन वासव दत्ता लिखी थी। क्या लिखी थी? स्वपन वासव दत्ता। किसकी है? भास की है। नाटक लिखा था ये। ठीक है, और इसके अलावा हर्ष के नाटक रत्नावली और प्रियदर्शिका का नाटक भी उद्यन ही था। नायक भी क्या था? उद्यन ही था। ठीक है, रत्नावली किसका है? हर्ष का है। और प्रियदर्शिका भी हर्ष का। तो ये दोनों नाटक है, रत्नावली और प्रियदर्शिका किसका है? हर्ष के हैं। और उद्यन नायक था वहां नाटक का। और भास के अनुसार मगध के राजा दशरथ की बहन पद्मावती का विवाह उद्यन के साथ हुआ था। और वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी वत्स की। और कौशाम्बी को लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता है। लखपति व्यापारियों का नगर किसको? कौशाम्बी को। और कौशाम्बी की रक्षा प्राचीर के समीप उड़ते हुए बाज की आकृति वाली एक यज्ञशाला मिली, जिसे शयन क्षेत्र कहा गया है। और विष्णु पुराण के अनुसार गंगा की भयानक बाढ़ में जब हस्तिनापुर नष्ट हो गया तो जन्मेजय के प्रपुत्र नीचक्षु ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। और जन्मेजय अर्जुन के पुत्र परीक्षित के पुत्र थे। तक्षक नामक नाग ने सम्राट परीक्षित को डस लिया। इसका बदला लेने के लिए परीक्षित के वंशज जन्मेजय ने नाग जी के घर समस्त नागों को समाप्त करने का प्रयास किया। और वत्स पर अवंती ने अधिकार कर लिया। वत्स पर किसने? अवंती ने अधिकार कर लिया। वज्जी का शाब्दिक अर्थ पशुपालक समुदाय है। वज्जी का शाब्दिक अर्थ क्या है? पशुपालक समुदाय। और ये 8 राज्यों का संघ था। 8 राज्यों का संघ था। इसमें वज्जी के अलावा वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और कुंद ग्राम के ज्ञातक प्रसिद्ध है। और मगध एवं वज्जी के मध्य गंगा नदी सीमा निर्धारण कर देखते। तो मगध और वज्जी के मध्य कौन सी है? गंगा नदी। तो वे दोनों किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। कौन सा? मगध और वज्जी। मल ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित इस राज्य की 2 शाखाएं थी। एक पावा के मल और कुशीनारा के मल। पावा के मल और कुशीनारा के मल। अवंती पश्चिमी एवं मध्य मालवा क्षेत्र अतः अवंती, इसके 2 भाग थे। और उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महिषमती थी। और अवंती की 2 राजधानियों के बीच में वेत्रवती नदी बहती। तो ये जो अवंती और ये अवंती किस नदी के किनारे? वेत्रवती नदी के किनारे। और बुद्ध के समकालीन अवंती के राजा छंद प्रज्योत थे। और प्रज्योत महाकच्छायन के प्रभाव में बौद्ध बन गया था। और छंद प्रज्योत ने बुद्ध को अवंती आने के लिए आमंत्रित किया था। और किंतु बुद्ध कभी अवंती नहीं जा सके। बहुदेवा और छंद प्रज्योत के बीमार होने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवकोश के उपचार हेतु भेजा। छंद प्रज्योत या महासेन के नाम से भी जाना जाता है। छंद प्रज्योत के बाद पालक अवंती का शासक बना था। अवंती का मगध साम्राज्य में विलय शिशुनाग ने किया था। बौद्ध भिक्षु सोनदत्त और अभय कुमार अवंती के निवासी थे। छेदी आधुनिक बुंदेलखंड और उसका समीपवर्ती भाग है। ठीक है, महाभारत कालीन शिशुपाल छेदी का शासक था। और शिशुपाल का जो वध है वो कृष्ण ने दिया था। अश्क या अश्मक, ठीक है, ये गोदावरी नदी के तट पर है। अश्मक कहाँ पे है? गोदावरी नदी के तट पर था अश्मक। केवल अश्मक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। दिस इज ओनली वन महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। बुद्ध काल में अवंती ने अश्मक को जीत लिया था। बुद्ध काल में अवंती ने अश्मक को जीत लिया था। और कौशल की तरफ अश्मक में भी इक्ष्वाकु वंशी शासकों का शासन था। कौशल में किसका था? इक्ष्वाकु वंश का। ठीक है, और अश्मक के राजा अरुण ने कलिंग को जीता था। ठीक है, अश्मक के राजा अरुण ने। कुरु मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के आसपास का जो क्षेत्र है वो कुरु कहलाता है। और जन्मेजय की राजधानी कुरु में हस्तिनापुर थी। पांचाल आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के जिले इसमें जो शामिल थे। और गंगा नदी इस राज्य को 2 भागों में बांटती है। प्रसिद्ध कन्नौज नगर कानेकुब्ज इसी राज्य में था। और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में कानेकुब्ज अथवा कन्नौज का प्राचीन नाम महोदय नगर भी था।
और पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना उर्वशी के पुत्र अमावसु और उसके पुत्र कन्याकुंज ने की थी। और पुरु पांचाल का एक संघ राज्य था। मत्स्य जयपुर, अलवर और भरतपुर के जो क्षेत्र है वो मत्स्य में आते थे और इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। और अंत में मत्स्य का मगध में विलय हुआ और इसमें पहले मत्स्य और क्षेत्रीय जनपदों में भी संघर्ष चलता रहा। और मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। और इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में कौशिक उपनिषद में भी मत्स्य महाजनपद का उल्लेख मिलता है। सूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। यहाँ यदुवंश का शासन था। यहाँ कृष्ण यहाँ के राजा थे। और बुद्ध के समय यहाँ का राजा अवंती का पुत्र था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था? अवंती का पुत्र था, जो भी बुद्ध का शिष्य था। ग्रीक लेखक सूरसेन महाजनपद की राजधानी मैथुरा बताते हैं। क्या बताते हैं? मैथुरा। नोट: राजस्थान के अनेक भाग सूरसेन, कुरु और अवंती महाजनपदों के अधीन भी थे। गांधार पाकिस्तान नल्ला के पेशावर और रावलपिंडी के जिले वो गांधार में आते हैं। ठीक है। और रामायण के अनुसार इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। और पुष्कलावती इसका दूसरा प्रमुख नगर था। और गांधार के राजा कौन थे? पुष्करसारिन ने अवंती के राजा छन प्रद्योत को पराजित किया। और पुष्करिन ने मगध राज बिंबिसार के दरबार में दूध भेजा था। और पुष्करिन ने पैदल चलकर बुद्ध के दर्शन हेतु आया था। और कंबोज 16वां अंतिम है। दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर एवं कपिसा के आसपास का क्षेत्र कंबोज में था। और कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात वार्ता कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्रों द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है किसको? कंबोज को। और कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। तो श्रेष्ठ घोड़ों के लिए कौन सा महाजनपद विख्यात था? तो कन्नौज था, कंबोज। ठीक है। कन्नौज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। गणराज्य बुद्ध के समय 10 गणराज्य थे। कितने? 10 गणराज्य थे। इसमें 8 वज्जी और 2 मल्ल के अधीन थे। 8 वज्जी और 2 मल्ल के अधीन थे। और सर्वप्रथम रीज डेविड्स ने 1903 ईस्वी में गणराज्यों की खोज की थी। बौद्ध साहित्य में वर्णित गणराज्य कपिल वस्तु के शाक्य, सुसुमार पर्वत के पग, रामग्राम के पोलियो, अलकप्प के बुल्ली, केशपुत के कालाम, कुशिनारा के मल, पावा के मल और पिपली वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेव। महापरिनिर्वाण सूत्र में वर्णित बुद्धकालीन 6 महानगर चंपा, राजगढ़, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और बनास। के.पी. जायसवाल ने अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में इस काल को राष्ट्रीय राज्यों का काल कहा है। और कौटिल्य ने कंबोज के अलावा सुराष्ट्र को भी वार्ता शस्त्रोपजीवी एवं वज्जी मल्ल को भी राज शब्दोपजीवी कहा है। और वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था की जानकारी बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी से मिलती है। तो सुमंगल विलासिनी किसकी है? बुद्ध घोष की है। क्योंकि यहाँ से वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। बुद्ध घोष की कौन सी? सुमंगल विलासिनी किसकी है? बुद्ध घोष की। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को सूत्रधार पाया जाता था। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को क्या? सूत्रधार पाया जाता था। और पवेन कोटक राजा के सभी निर्णय एवं सजा के विवरण का रजिस्टर था। पवेन कोटक राजा के सभी निर्णयों एवं सजा के विवरण का रजिस्टर था। राजा दंड देते समय पवेनी पोटक यानी कि पूर्व दृष्टांत का अनुसरण करता था। कुशीनारा के मल्लों ने एक समय आदेश निकाला कि बुद्ध का स्वागत करने वालों को 500 कहापन दंड देना पड़ेगा। 500 कहापन का दंड देना पड़ेगा बुद्ध का स्वागत करने वालों के। कुशीनारा के मल्लों ने निकाला था यह आदेश। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजात शत्रु से मुकाबला करने के लिए वैशाली के लिच्छवियों के नेतृत्व में 36 राज्यों का संघ, 9 लिच्छवी, 9 मल्ल और 18 काशी एवं कौशल बना। पावा एवं कुशीनारा के मल्लों को ककुत नदी ककुता रिवर एक दूसरे से पृथक कर रही, क्योंकि ककुता नदी किनारे पहुंचे थे पावा और कुशीनगर दोनों थे। ठीक है। मल्लों को पावा और कुशीनगर के मल्लों को अलग कर देते ककुत नदी। और कुशीनगर आधुनिक देवरिया जिले के कसिया और पावा आधुनिक रोना था। और ओकाक मल्लों का शासक था। ओकाक कहाँ का शासक था? मल्लों का शासक था। और आचारांग सूत्र जैन भिक्षुओं को चेतावनी देता है कि उन स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ गणराज्यों का शासन है। आचारांग सूत्र जैन भिक्षुओं को चेतावनी देता है कि उन स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ गणराज्यों का शासन है, वज्जी और मल। ठीक है। पाणिनि संघों को आयुध जीवन कहता है। पाणिनि संघों को क्या? आयुध जीवन कहता है। और सुत्त निपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। सुत्त निपात में
वैशाली को क्या मगधपुरम, मगधपुरम जिसका नाम है वैशाली का नाम मगध का नहीं है, मगधपुरम जिसका है वैशाली का नाम है। ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन नहीं होना अगर पूछा जाए तो, मगध नहीं करना। गणतंत्री शासन व्यवस्था, वैशाली गणराज्य में राजाओं की संख्या 7,707 थी। 7707, ठीक है। वैशाली गणराज्य में राजाओं की संख्या 7,707 थी। और अपराधियों की परीक्षा 8 न्यायालयों में होती थी। अपराधियों की परीक्षा जिसमें थी 8 न्यायालयों में होती थी। उसमें प्रथम विनिशय महापात्र का न्यायालय एवं अंतिम सोपान पद राजा का न्यायालय होता था। और गणराज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या को संस्थागार कहते थे। गणराज्यों के प्रतिनिधियों की जो संख्या थी उसको संस्थागार कहते थे। और सभा में भवन में संस्थागार सदस्यों के बैठने के लिए, ठीक है। गणतंत्र शासन प्रणाली यहाँ बढ़ हम वैशाली गणराज्य में राजाओं की संख्या ये देख लिया था मैंने, ठीक है। गणराज्यों में प्रतिनिधियों की संख्या को संस्थागार कहते थे। और सभा भवन में संस्थागार सदस्यों के बैठने के लिए आसनों का प्रबंध, आसन पन्नापक, आसन प्रज्ञापक या पन्नापक, आसन पन्नापक या आसन प्रज्ञापक नामक अधिकारी करता था। और मतदान अधिकारी क्या, सलाहकार ग्राहक। ये जो मतदान अधिकारी वो क्या कहलाता था, सलाहकार ग्राहक। सलाहकार ग्राहक क्या होता था, महाजनपद काल में मतदान अधिकारी होता था, ठीक है। और अष्टकुलक नामक संस्था कार्यों में परामर्श देती थी, यानी कि परामर्शदात्री एक संस्था थी जिसको अष्टकुलक कहा जाता था। क्या, अष्टकुलक नामक संस्था शासन कार्यों में परामर्श देती थी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, ठीक है। मगध के एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के प्रमुख कारणों में इसकी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई सामरिक महत्व की स्थिति, अच्छा संचार और समृद्ध उर्वर क्षेत्र, लोहा भंडार तथा शासकों द्वारा अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति प्रमुख थे। हर्यक वंश से पहले वृहत वंश का शासन मगध पर था। और इस वंश में वृहदर्थ, जरासंध, रिपुंजय शासक थे। और जरासंध ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। हर्यक वंश 544 ईस्वी से 412 ईसा पूर्व, ठीक है। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। हर्यक वंश को पितृहंसा वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें ज़्यादातर शासक थे। उनका जो उत्तराधिकारी होता था वो अपने पिता को मार के जो गद्दी पर बैठता था, तो इस कारण इसका नाम ये पितृहंता वंश पड़ा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसमें सबसे पहले शासक था बिंबिसार, जो 544 से 492 ईसा पूर्व था। तो देखते हैं, मगध का प्रथम साम्राज्य हर्यक कुल के शासन से आरंभ होता है, ठीक है। इसके हर्यक कुल के शासन से आरंभ होता है मगध का प्रथम साम्राज्य, ठीक है। और इस वंश का जो प्रथम शासक बट्टिय का पुत्र कौन था, बिंबिसार था, कि बिंदुसार ने बिंबिसार। और बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो ये जो बिंबिसार है वो वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है हर्यक वंश का, ठीक है। और बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग जीतकर उसके पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बनाया। अंग का विलय मगध साम्राज्य का प्रथम कदम था। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार बिंबिसार की अंग विजय से मगध के उस विजय एवं विस्तार की नीति शुरू हुई जो अशोक के कलिंग विजय से समाप्त हुई। बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। उसकी प्रथम पत्नी कौशल देवी और कौशल राज प्रसन्नजीत की बहन थी, जिससे उसे काशी का राजस्व 1 लाख वार्षिक दहेज में प्राप्त हुआ। और दूसरी पत्नी चटक की पुत्री लिच्छवी राजकुमारी चेल्लनला तथा तीसरी पत्नी पंजाब मद्र की राजकुमारी हेमा थी। तो मद्र जो है वो पंजाब में था, ठीक है। और वेदेही वासवी की पहचान चलना से की जाती है। और बौद्ध ग्रंथ महावग्ग के अनुसार, महावग्ग बौद्ध ग्रंथ लगा, और उसके अनुसार बिंबिसार के 500 पत्नियां थी। कितनी? 500 पत्नियां थी बिंबिसार की। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस्त का जैन साहित्य में श्रोणिक या सैन्य कहा गया है। तो श्रोणिक या सैनिक इसका नाम है बिंबिसार, इसमें जैन साहित्य में कहा गया। और गांधार के राजा पुष्कर सारिन किसके मित्र थे? बिंबिसार के मित्र थे। और उसने बिंबिसार के दरबार में दूध भी भेजा था। बिंबिसार के दरबार में दूध भी भेजा था। और रोरू सिंध का शासक रुद्रायन भी बिंबिसार का मित्र था। और मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती
या गिरिव्रज थी, जिसकी स्थापना वसु ने की थी और इसे कुशाग्रपुर भी कहते हैं। क्या? कुशाग्रपुर भी कहते हैं। लिच्छवियों की बढ़ती शक्ति के कारण बिंबिसार ने उत्तर की ओर राजगृह में नई राजधानी बनाई, और ये जिसने बनाई थी राजगृह में नई राजधानी, बिंबिसार ने बनाई थी। और बिंबिसार ने पहली बार मगध में सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव डाली। महावग्र के अनुसार उसके साम्राज्य में कितने 80,000 गांव थी। बिंबिसार ने भिक्षुओं के लिए तर्पण्य यानी कि जो नदी पार शुल्क होता था उसको कहा गया है, और जो तर्पण्य है वो खत्म कर दिया था। किसने? बिंबिसार ने। किसके लिए था? भिक्षुओं के लिए था ये तर्पण्य, कि नदी पार शुल्क होता था। और मगध का वास्तुकार कौन था? महागोविंद था। मगध का वास्तुकार कौन था? महागोविंद ही था। और बिंबिसार ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन किया एवं चंपा के ब्राह्मण सोनदंड को वहां की जो आमदनी है उसमें दान में दे दी। ठीक, सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन किसने किया? बिंबिसार ने किया। बिंबिसार ने ही किया था इसका स्थायी सेना। और परमानेंट में बिंबिसार का जो राजवैद्य जीवक राजगृह की गणिका सालवती का पुत्र था। जीवक का लाल पाषाण बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय ने दिया, और सालवती का राजगृह में गणाभिषेक हुआ था। गणिकाभिषेक हुआ था। अजात शत्रु 452 से 460 ईसा पूर्व देवदत्त के उकसाने पर अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु मगध का शासक बना। ठीक है, देवदत्त को उकसाने पर अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु है वो मगध का शासक बना। और बौद्ध ग्रंथ अजातशत्रु को पितृहत्या घोषित करते, जो बौद्ध ग्रंथ है वो पितृहत्या घोषित करते हैं। किसको? अजातशत्रु को। जबकि जैन ग्रंथ इसको पितृहत्या नहीं कहते हैं, ये बौद्ध ग्रंथ कहते हैं। बौद्ध ग्रंथों में अजातशत्रु को वेदेही पुत्र, क्या? वेदेही पुत्र और अशोक छंद भी कहा गया है। किसको? अजातशत्रु को वेदेही पुत्र। वेदेही पुत्र किसको कहा गया है? अजातशत्रु को। और अशोक छंद भी इसको कहा गया है इसमें बौद्ध ग्रंथों में। और कुणिक भी अजातशत्रु का ही नाम था, तो कुणिक उपाधि भी या जो दूसरा नाम है वो इसका अजातशत्रु का ही था। ठीक है। और औपापतित सूत्र में अजातशत्रु का नाम देवानाम प्रिय भी मिलता है। तो देवानाम प्रिय वो हमने देवानाम प्रिय प्रियदर्शी तो वो चंद्रगुप्त या गुप्त शासकों में भी पढ़ा था, लेकिन अजातशत्रु का भी था। ठीक है। औपापतित सूत्र में अजातशत्रु को देवानाम प्रिय कहा गया है। अजातशत्रु ने वज्जी संघ, कौशल, काशी को मगध साम्राज्य में मिलाया। सुमंगल विलासिनी के अनुसार वज्जी संघ एवं अजातशत्रु के बीच संघर्ष का कारण गंगा नदी के किनारे हीरे की खानें थी। अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने, क्या? वत्सकार अजातशत्रु का मंत्री था, उसने वैशाली के लिच्छवियों में फूट डाल, और वत्सकार ने इस मामले में बुद्ध से सलाह ली थी। और इस क्रम में वत्सकार ने बुद्ध से राजगृह में मुलाकात की। अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार की बुद्ध से भेंट राजगृह के ग्रहकूट पर्वत पर हुई थी। और मगध में वत्सकार या वर्षकार एवं कौशल में दीर्घचारायण प्रभावशाली मंत्री थे। इससे वज्जी संघ को जीतने में बड़ी आसानी हुई। अजातशत्रु एक अन्य मंत्री सुनीर था। वज्जी संघ को जीतने में अजातशत्रु रथ, मुसल एवं महाशिलाकंटक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी से उत्पन्न 2 पुत्र हल और बेहल को अपना सेचनक नामक हाथी और तथा बहुमूल्य 18 लड़ियों का जो हार है वो दिया था। अजातशत्रु ने राजा बनने पर अपनी रानी पद्मावती के उकसाने पर इन्हें वापस मांगा, और हल और बेहल अपने नाना चेटक के पास वैशाली से लगे, और इस कारण अजातशत्रु वैशाली से युद्ध किया। लिच्छवियों से सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया। अजातशत्रु ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की महत्ता पहचानी और पाटलिपुत्र दुर्ग का निर्माण करवाया। इसने अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को पहचान और निर्माण करवाया पाटलिपुत्र दुर्ग का। ठीक है। लेकिन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उसे राजधानी बनाने के कार्य है वो उदय ने किया था। ध्यान रखना, वो अगर उसको महत्ता तो लाई थी, ठीक है, और किला भी बनाया था, लेकिन इस जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना और जो राजधानी बनाने का जो कार्य है वो किसने किया था? उदय ने किया था। किसने किया था? उदय ने किया था। ठीक है। और अजातशत्रु एवं कौशल राज प्रसेनजित के बीच काशी को लेकर युद्ध हुआ। अजातशत्रु और कौशल राज कौन था? प्रसेनजित कौशल राज था। उनके बीच काशी को लेकर युद्ध हुआ, और बाद में प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से किया और काशी के गांव
दहेज में दे दिए। ठीक। और भास के अनुसार अजाशत्रु की पुत्री पद्मावती का विवाह वत्सराज उदयन से हुआ। और ध्यान रहे कि अजाशत्रु की एक पत्नी का नाम पद्मावती था। अजाशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। ना अजाशत्रु के शासनकाल में जो 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। तो इसके मतलब इससे पता चलता है कि मतलब हम ये याद रख सकते हैं कि जो अजाशत्रु है वो बुद्ध के समकालीन थे। एवं उसके बाद राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ठीक है। 8वें वर्ष में निर्वाण प्राप्त होने के बाद राजगृह में बिहार में सप्तपर्णी गुफा है, उसमें है जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ निर्वाण के बाद। और दीर्घ निकाय के अनुसार क्षत्रिय होने के आधार पर अजाशत्रु ने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा करते हुए कहा था कि बुद्ध भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय। तो ये किसने कहा था? ये अजाशत्रु ने कहा था कि बुद्ध भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय। और अजाशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदय ने की थी। अजाशत्रु की हत्या किसने की थी? उदय ने की थी। ये जो मतलब सब जो बेटे अपने बाप को मार के जो गद्दी पे बैठते हैं, तो इस कारण पितृहंता शासक, पितृहंता कहते हैं इसको। उसके बाद आता है उदयन या उदयभद्र 460 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व। ठीक है। उदयन का गार्गी संहिता में धर्मात्मा कहा गया है। धर्मात्मा किसको कहा गया है? उदयन को। किसमें? गार्गी संहिता में। और उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर शासन 4थे वर्ष में पाटलिपुत्र कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था, राजगृह की जगह। ठीक है। पहले राजगृह थी। ठीक है। और उदयन जैन धर्मावलंबी था। ध्यान रखना, जो उदयन था वो जैन धर्मावलंबी था। एक राजकुमार ने जैन साधु का वेश धारण कर उदयन की हत्या कर दी। उसके बाद एक राजकुमार था, उसने जैन साधु का वेश करके उदयन की हत्या कर दी। ठीक है। क्योंकि ये जैनों पर विश्वास करता था, जैन धर्मावलंबी था, तो उसने उस साधु पर है जो शक नहीं किया, तो इस कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो उदयन की हत्या जैन साधु के वेश में राजकुमार ने की थी और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। ठीक है। और उदयन की हत्या के बाद उसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ये दर्शक शासक बने। दर्शक का नाम भास के नाटक सोपन वासव दत्ता में मिलता है। सोपन वासव दत्ता में दर्शक का नाम मिलता है। ठीक है। जो इनके पुत्र था उदयन का। हर एक वंश के अंतिम शासक नागदशक और दशक को शिशुनाग नामक अमात्य काशी रारस के राज्यपाल ने अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की नींव डाली। उसके बाद जो हर एक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक या दशक को शिशुनाग नामक एक अमात्य का जो काशी एवं बनारस का जो राज्यपाल था उसने अपदस्थ कर उस शिशुनाग वंश के जो नींव डाली। और परिशिष्ट पर्व में अजाशत्रु के उत्तराधिकारी के रूप में दर्शक का नाम मिलता है। ठीक है। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। ठीक। हर एक वंश के बाद क्या आता है? शिशुनाग वंश आता है। ठीक। शिशुनाग वंश शिशुनाग में अवंती तथा वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया तथा वज्जियों पर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग वैशाली के राजा और वहां की नगरवधु की संतान थी, जिसका परित्याग कर दिया गया था। नाग द्वारा रक्षित होने के कारण इसे शिशुनाग नाम मिला। और शिशुनाग ने अवंती के शासक अवंतीवर्धन को पराजित किया था और अवंती का मगध में विलय किया, क्योंकि वत्स को अवंती में पहले ही छंद परिघोत मिल चुका था। अतः अवंती के साथ वत्स का भी विलय हो गया। और प्राचीन भारत में जनता द्वारा चुना गया प्रथम जो ऐतिहासिक जो शासक है वो शिशुनाग था। काला अशोक या काल अशोक। ठीक है। यह आता 394 से 366 ईसा पूर्व। ठीक है। 394 से 366 में ये आपका शिशुनाग वंश का। ठीक है। काला अशोक। और ये दूसरी बहुत संगीति होती है इसके साथ देखते हैं। और पुराण एवं दिव्य विधान में कालाशोक का नाम काकवर्ण मिलता है। काकवर्ण किसका नाम है? कालाशोक का। और कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। पहले उदयन ने जो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, लेकिन कालाशोक का जो शिशुनाग वंश का था उसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बना दिया। और कालाशोक के शासन के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है। और हर्षचरित
घोष चरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या महापद्मनंद ने छुरा भोग के कर दी थी। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्मन या महानंदी था। नंदीवर्मन और नंदीवर्धन, सॉरी वर्मन नहीं, नंदीवर्धन और महानंदी था। ठीक है, शिशुनाग वंश का। उसके बाद आता है आपका नंद वंश। ठीक है, 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। और इस वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की, क्योंकि ये जो अंतिम शासक था शिशुनाग वंश का, उसी ने जो नंद वंश की स्थापना की थी। और पुराणों के अनुसार वह एक शूद्र शासक था। ठीक है, और वह नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। और महाबोधि वंश में महापद्मनंद का नाम क्या मिलता है? उग्रसेन। जो उग्रसेन नाम मिलता है वो इसका ही है, महापद्मनंद का। अच्छा सॉरी, ये जो शिशुनाग वंश का जो शासक नंदीवर्मन या महानंदी है वो अलग था, ये अलग है। ठीक है, नंद वंश की स्थापना वाला वो अलग है, ये महापद्मनंद है। और इसका नाम है वो उग्रसेन भी मिलता है, किसमें? महाबोधि वंश में। महापद्मनंद उत्तर भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। जो महापद्मनंद है वो उत्तर भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला प्रथम मगध सम्राट था। तो विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला प्रथम शासक कौन था? ये महापद्मनंद था, प्रथम मगध सम्राट। और पुराणों में महापद्मनंद को सर्वक्ष या क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव यानी कि दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा गया है। किसको? महापद्मनंद को। और उसने एक राट, एक क्षत्र और कली और अंश की उपाधि भी धारण की थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक राट, एक क्षत्र, कली और अंश की उपाधि किसने की थी? किसने धारण की थी? महापद्मनंद ने, जो कि नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक था, तो इसने की थी। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि इनको सर्वक्ष त्रांतक और भार्गव भी कहा जाता है, क्यों? क्षत्रियों का नाश करने वाला। दूसरे भार्गव, दूसरे परशुराम का अवतार ये भार्गव कारण। और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, उससे पता चलता है कि नंद राजा ने कलिंग को जीता एवं कलिंग से जिनसेन की प्रतिमा उठाकर ले गया। ठीक है, किस अभिलेख के अनुसार? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि नंद राजा ने कलिंग को जीता था और कलिंग से जो जिनसेन की जो प्रतिमा है उसको उठाकर ले गया तथा कलिंग में एक नहर का भी निर्माण करवाया है। पाणिनि महापद्मनंद का मित्र था। जो पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना जिन्होंने की थी, तो वो किसका मित्र था? किसका? महापद्मनंद का मित्र था। नंद वंशीय शासक महापद्मनंद का मित्र था पाणिनि। पाणिनि का जन्म गांधार के शालातूर में हुआ था। कहाँ हुआ था पाणिनि का जन्म? गांधार के शालातूर में हुआ था। ठीक है, और महापद्मनंद ने अपने जैन मंत्री कल्लक की सहायता से क्षत्रियों का विनाश किया था। किसकी? कल्लक की सहायता से। धनानंद, महापद्मनंद के पुत्रों में धनानंद सिकंदर का समकालीन था। तो सिकंदर का जो कंटेम्परेरी शासक कौन था? समकालीन कौन था? धनानंद था। और यूनानी लेखकों ने धनानंद को अग्रमीज भी कहा है। ठीक, सिकंदर का भारत आक्रमण धनानंद के काल में हुआ था। सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण हुआ था वो किसके काल में हुआ था? नंद वंश का शासक था धनानंद, उसके काल में हुआ था। ठीक है, और बद्दसाल धनानंद का सेनापति था और शाकटार राक्षस उसके अमात्य थे। शाकटार राक्षस उनके अमात्य थे। दीपवंश महावंश के अनुसार धनानंद ने 80 करोड़ धनराशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छुपा रखी थी। दीपवंश महावंश के अनुसार धनानंद ने 80 करोड़ की धनराशि गंगा के भीतर एक गुफा में छुपा रखी थी। टर्नर ने महावंश के आधार पर नंद शासकों को लालची बताया। ठीक है, संगम मामल्लूर। ठीक है, संगम कवि मामल्लूर एवं हैनसांग ने भी नंदों की अतुल्य संपत्ति का उल्लेख किया है। ठीक है, और कथा सरित सागर के अनुसार नंदों के पास 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। कितनी? 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली। ठीक है, किसने डाली थी? 322 ईसा पूर्व। कब? 322 ईसा पूर्व किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली 322 ईसा पूर्व। और नंद शासकों ने जैन धर्म को परिचय दिया।
जो नंद शासक थे उन्होंने किस धर्म को परिचय दिया था पूछा जाए तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म ऐसे पूछा जाए तो सही उत्तर होगा आपका जैन धर्म। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नंद शासकों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। वर्ष, उपवर्ष, वारुक्षी और कात्यायन जैसे विद्वान नंद काल में हुए। नंद वंश ने ही सर्वप्रथम मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। नंद वंश ने ही सर्वप्रथम व्रत मगध साम्राज्य की स्थापना की। तो सबसे ज्यादा जो मगध साम्राज्य बनाने में जो योगदान है वो किन शासकों को जाता है, वो नंद वंश के शासकों को जाता है। और युद्ध में हाथियों का सबसे जो पहले प्रयोग है वो किसने किया था, किस राज्य ने किया था, मगध राज्य ने किया था हाथियों का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, और सबसे पहले नंद वंश के विनाश में आजीविक धर्म की भूमिका थी। तो अगर पूछा जाए कि नंद वंश के विनाश में किसकी भूमिका थी तो आजीविक धर्म की। ठीक है, और नंद वंश ने वो आपका परिचय किसको दिया था, जैन धर्म को। ठीक है, जैन धर्म को दिया था, वो आजीविकों को नहीं दिया था। ठीक है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि को त्रिमुनि कहा गया है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को क्या त्रिमुनि कहा गया है। तो ये ध्यान रखना कि आजीविक धर्म की भूमिका थी। कहीं पे लिखा हुआ होता है कि तो कई लोगों के मन में ये आता है कि जो नंद वंश आजीविक धर्म को है जो परिचय दे रहा था, इस कारण है जो उसका विनाश हो गया। तो नहीं, ऐसी बात नहीं हो। जो परिचय वो दिया जैन धर्म को दिया था। ठीक है, आजीविक को नहीं दिया था। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को त्रिमुनि कहा गया। त्रिमुनि को कौन आते हैं, पाणिनि आता है, कात्यायन आता है और पतंजलि आते हैं। ठीक है, और कथा शरीत सागर के अनुसार अयोध्या नंदों की महत्वपूर्ण छावनी थी। कथा शरीत सागर के अनुसार जो अयोध्या है वो नंदों की महत्वपूर्ण छावनी थी। अष्टाध्यायी के अनुसार नंद शासकों माप तोल की नई प्रणाली नंदो प्रक्रमा नंदो प्रक्रमाणी नंदो प्रक्रमाणी मानानी ये चलाई थी। नाप तोल की प्रणाली, ये क्या है, नाप तोल की प्रणाली है। किसने चलाई थी, नंद शासकों ने चलाई की। ठीक, और नंद वंश के 9 शासकों के क्रम है। सबसे पहले आपका उग्रसेन था, जिसको महापद्मनंद भी कहा जाता है, संस्थापक में है, और उग्रसेन इसको उपाधि है। ठीक है, और दूसरा था पंडु, तीसरा पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोभी भुवंश, उसके बाद 10 सिक्स केवर्थ भी था, 8वां शासक था। उसके बाद आया धनानंद। तो केवर्थ कौन था, नंद शासक का, धनानंद नंद। ये केवर्थ इंपॉर्टेंट है कि ऐसे पूछा जा सकता है किस वंश में था सकता, तो नंद वंश का था। ठीक है, और प्राचीन भारत में व्यवस्थाकारों द्वारा उल्लेखित 12 प्रकार के पुत्र है। 12 प्रकार के पुत्र, एक तो औरस पुत्र था जो विधिवत विवाह से उत्पन्न वेद पुत्र, जो सभी प्रकार के पुत्रों में श्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद क्षत्रज पुत्र, उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पति के मृत, रोगी या नपुंसक होने पर जाति पुरुष से नियोग कर देती। औरस पुत्र के बाद क्षत्रज पुत्र का दूसरा स्थान था। उसके बाद तीसरा था दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र होता है। दत्तक पुत्र क्या होता है, गोद लिया हुआ पुत्र होता है। उसके बाद कृत्रिम पुत्र, माता पिता द्वारा विशेष परिस्थितियों में माता पिता द्वारा विशेष परिस्थितियों में किसी को पुत्र स्वीकार करना, तो वो होता है कृत्रिम पुत्र, यानी गोद लिया हुआ। और गोद लिया हुआ तो दत्तक होता है। विशेष परिस्थितियों में करते हैं तो इसको कृत्रिम पुत्र कहा जाता है। उसके बाद गुडज पुत्र आता है, जिसके पिता का पता न हो लेकिन वह उस स्त्री के पति का ही पुत्र स्वीकार किया जाता था, तो गुडज पुत्र होता है। उसके बाद से था अपवित्र पुत्र क्या होता है कि अपने माता पिता द्वारा छोड़ा गया और दूसरे दंपति द्वारा स्वीकार किया होता, तो वो अपवित्र पुत्र कहलाता था। कानिन पुत्र, विवाह पूर्व कन्या से उत्पन्न, जो कन्या के पिता हुए घर में उत्पन्न हुआ हो, कन्या के पिता के घर में उत्पन्न हुआ तो उसको कानिन कहते हैं। उसके बाद साहोड पुत्र विवाह पूर्व गर्भवती हुई, किसके विवाह पूर्व गर्भवती हुई स्त्री क्या, पति के घर में उत्पन्न हुआ पुत्र। ठीक है, उसको साहोड पुत्र कहते हैं। उसके बाद कीर्तक पुत्र क्या होता है, माता पिता को मूल्य देकर खरीदा गया पुत्र, माता पिता को मूल्य देकर खरीदा गया पुत्र होता है वो कीर्तक। उसके बाद पौनर्भव पुत्र क्या, पुनर्विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, की कोई विधवा हो गई तो उसके है जो वो दूसरा विवाह कर लिया तो उससे उत्पन्न पुत्र होता है वो पौनर्भव पुत्र कहलाता है, क्या, पौनर्भव। उसके बाद स्वयंदत्त पुत्र, अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति का पुत्र बनना, अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति का पुत्र बनना किसी का, तो वो स्वयंदत्त। ठीक है, मतलब अपने आप गोद लिया हुआ, स्वयंदत्त, दत्तक। हाँ, उसके बाद पार्श्व पुत्र, ये ब्राह्मण पुरुष एवं शूद्र स्त्री के अनुलोम
संयोग से उत्पन्न, ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री के अनुलोम संयोग से उत्पन्न हुआ पुत्र वो होता है पार्श्व पुत्र। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अध्याय 9 अध्याय 9 विदेशी आक्रमण एवं उनका प्रभाव।